वेलकम टू टॉक विद आयुष। आज मेरे साथ एक ऐसे धुरंधर गेस्ट हैं जो 5 डिफरेंट डोमेन्स में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। माइनिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और रिसेंटली उन्होंने अपना गंगानगर के अंदर रियल एस्टेट वेंचर शुरू किया है बाय द नेम ऑफ माया हाइट्स। ही इज नन अदर देन मिस्टर नवीन जी। वेलकम सर, वेलकम टू टॉक विद आयुष। थैंक यू मिस्टर आयुष फॉर इनवाइटिंग दिस पॉडकास्ट। सर, एक सवाल है मेरा। एक बिजनेस संभालने में कई बार पूरी फैमिली जुट जाती है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। 5 बिजनेस और वो भी अलग अलग डोमेन्स में, ये कैसे पॉसिबल है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मिस्टर आयुष आपका। मुझे बहुत मेरे ऐसे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मिलते हैं जो कहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग। और डाइवर्सिफाई बिजनेस के अपने ही अलग बेनिफिट्स हैं और अपने अलग नुकसान भी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम मल्टी इंडस्ट्री की जगह अगर एक ही इंडस्ट्री पे फोकस करते तो शायद ज़्यादा ग्रो कर पाते, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, डाइवर्सिफाई इंडस्ट्री का फ़ायदा ये है कि अगर एक इंडस्ट्री डाउन भी है तो दूसरी हमें संभाल सकती है, हमें कंट्रोल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाई इंडस्ट्री का जो बेस्ट तरीका है उसको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का, 3 चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए। नंबर 1, क्वालिटी हायरिंग। अगर हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर क्वालिटी हायरिंग है तो आपको इतनी ज़्यादा उस पर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको संभालने में, उसको कंट्रोल करने में। सेकंड चीज़ जो मुझे लगी किसी भी बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमने क्वालिटी हायरिंग की है, जो भी एम्प्लॉय प्रॉपर हिरार्की हमने वहाँ पे हायर की है, वहाँ पे उनको फ्रीडम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी एम्प्लॉय के हमें स्किल्स का कंप्लीट यूटिलाइज लेना है तो उनको फ्रीडम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनटिल और अनलेस हम फ्रीडम नहीं देंगे, हम उनके स्किल का यूटिलाइज नहीं ले सकते। और नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चेक एंड बैलेंसेस, कि वो सही डायरेक्शन के अंदर है या नहीं है। जिस डायरेक्शन, जो विज़न हमने बनाया है उस विज़न के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये 3 चीज़ें हैं ना तो आप किसी भी बिजनेस, कितने भी बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, ये बात आप दिल्ली जैसे शहर में करते तो मैं मान लेता कि क्वालिटी हायरिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टाफ अवेलेबल। गंगानगर जैसे छोटे शहर में जहाँ पे एक शॉपकीपर को 5 स्टाफ रखने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, एंड यू हैव सो मेनी ऑफ योर स्टाफ इन गंगानगर एंड दैट इज ऑल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड। ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत अच्छी बात बोल रही आयुष जी आपने कि हायरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमें। आज भी हम ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। हमारे सामने अगर दिल्ली और मुंबई हो तो हायरिंग बहुत इजी है हमारे लिए। गंगानगर के अंदर हमें किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हायर करना है तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट प्लेस करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में और लिंक्डइन में, बहुत सारे प्रोफाइल्स में हम जाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो हायरिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना सर, वो यही है कि अगर हम क्वालिटी हायरिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि बिजनेस, आपको ऑफिसेज मल्टी लोकेशंस के ऊपर बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू थिंक दैट कि ऑफिस सिर्फ गंगानगर में हो और वहीं से ही सब कुछ कंट्रोल हो, क्वाइट टिपिकल है। तो हमारे बिजनेस भी डिफरेंट लोकेशंस पे है। अगर मैं ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारा बिजनेस चंडीगढ़ में है, जलंधर में है। वहाँ पे हमें क्वालिटी हायरिंग का चैलेंज नहीं आता है। रिसेंटली हमने एक पुणे में ऑफिस ओपन किया है, 20th को उसका इनॉग्रेशन है ट्रैवल बिजनेस का। अगर हम माइनिंग बिजनेस की बात करें तो वो हमारा यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे भी हमें क्रैशर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉय हमें चाहिए होते हैं और स्किल्ड एम्प्लॉय हमें मिल जाते हैं, उसमें चैलेंज नहीं आता है। हेल्थ केयर के अंदर ज़रूर हमें थोड़ा बहुत चैलेंज आता है स्किल्ड एम्प्लॉय का, बाकी सब इंडस्ट्री ईजिली मैनेजेबल है। हाँ, फूड और अकोमोडेशन हमें एडिशनल उनको पर्क्स देने पड़ते हैं, फूड अकोमोडेशन देना पड़ता है, उसके बेसिस पे हायरिंग हो जाती है। चैलेंज जरूर आता है अनडाउटली। मतलब गंगानगर के बाहर जो ऑफिस है वहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ फिर भी है। यहाँ गंगानगर में फिर भी दिक्कत है अनडाउटली। सर, माया हाइट्स जिस दिन लॉन्च हुआ तो भूमि पूजन वाले दिन मैं भी आया था अपने फादर के साथ। तो आज से शायद 2 साल पहले की बात है वो। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज मैंने ये एक जेन्युइन सवाल पूछा था कि क्या इसकी ज़रूरत है गंगानगर को? इतनी वेकेंट लैंड पड़ी है। एज अ इन्वेस्टर मैं चाहूँगा तो मैं एक प्लॉट ऑफ लैंड दूँ। तो ये विजन कहाँ से आया? आयुष, एग्जैक्टली तो ये विज़न मेरे पार्टनर का था, बट मैं इसको को रिलेट करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ सोसाइटी से। क्यों इम्प्रेस हूँ उसका एक रीज़न देता हूँ मैं आपको। लैंड बहुत पड़ी है बट हाई राइज बिल्डिंग या फिर फ्लैट कल्चर की क्यों ज़रूरत है गंगानगर के अंदर? मेरा माइनिंग बिजनेस है शोलापुर में, महाराष्ट्र में। मैं वहाँ महीने में लगभग 7 से 10 दिन के लिए जाया करता था और एक इवेंट आया वहाँ पे, गणेश उत्सव।
पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ की लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि हमने गणेश जी बिठाए हैं। 7 दिन तक वो इवेंट चलता है, 7 या 8 दिन तक वो इवेंट चलता है। जो सोशल गैदरिंग होती है ना, वो बड़ी इंप्रेसिव होती है। पूरी की पूरी सोसाइटी मिलती है, बहुत बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित की जाती है। डेली उनका डिनर होता है, डेली उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग तो क्या, गैदरिंग, और उसके साथ साथ पूजन होता है वहाँ पे, डिनर साथ में होता है। वो इतना इंप्रेसिव है, हर एक फ्लैट वालों को वो इन्वाइट करते हैं वहाँ पे। मैं 7 दिन वहाँ पे रहा, 7 दिन मुझे अलग अलग फ्लैट से इन्विटेशन आ रहे थे कि आपको आज वहाँ पे आना है। और उसके बाद विसर्जन होता है। इसी तरह से माता की चौकी, दिवाली, होली, जितने भी सेलिब्रेशन है ना, वो सोशल गैदरिंग जो होती है, ये जैसे हम अपनी फैमिलीज़ के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि 4 लोगों की या 6 लोगों की फैमिली है, सेम वे के अंदर वो सोसाइटी 125 या 100 फैमिलीज़ की एक फैमिली है। गोकुल धाम थी जैसे। तो वहाँ पे जो एक नेटवर्क बनता है, एक कनेक्ट जो बनता है ना, वो कनेक्ट आपको कॉलोनीज़ के अंदर नहीं मिलेगा। आप 4 घर के बाद आपको नहीं पता कि कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा, या उनकी सोशल गैदरिंग्स नहीं होती है। सोसाइटी में सोशल गैदरिंग्स बहुत होती है, और वो एक लिविंग स्टैंडर्ड ही अपग्रेड हो जाता है सोसाइटी में रहने से। सर, जब मैं कोई प्लॉट लेता हूँ तो मैंने 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, मैंने उसकी पेमेंट पे की। वो लैंड मेरी फीट के अंडर है, वो मेरी ज़मीन है। मैंने किसी 7th फ्लोर पे 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया, तो जनरल लोगों का टेम्परामेंट है कि हवा के पैसे ले रहे हैं, हवा में बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसके पैसे ले रहे हैं। तो इज इट ट्रू, या इसका कोई और लॉजिक है जो अब तक हमारे छोटे शहर में, जैसे अब तक हम वो चीज़ गैदर या ग्रास्प नहीं कर पाए हैं? आयुष जी, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा। जो आपने बोला और जो कस्टमर यूजुअली मैं फेस करता हूं, वो क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं आपका फ्लैट क्यों लूँ, ना तो ज़मीन मेरी है ना आसमान मेरा है। हाँ। तो मेजोरिटी जो है वो यही बोलती है कि ज़मीन भी मेरी नहीं है, आसमान भी मेरा नहीं है, तो मैं आपके फ्लैट के ऊपर क्यों 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए स्पेंड करूं। मेरा पॉइंट ये है सर कि कस्टमर अवेयर नहीं है लीगल एस्पेक्ट से, कि लीगली उसके क्या राइट्स है उस फ्लैट्स के अंदर। अगर मैं उसको डिफ़ाइन करूं आपको, तो जब भी हम कोई फ्लैट बाय करते हैं, फ्लैट परचेज़ करते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्री होती है वो फ्लैट की नहीं होती, ओनली उस अपार्टमेंट की नहीं होती, उस लैंड के कंपोनेंट की भी होती है। वो लैंड के पार्ट की ओनरशिप भी होती है। जिस भी लैंड के ऊपर ये फ्लैट कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनते हैं, सपोज करो कि ये 50,000 स्क्वायर फीट है, 70,000 स्क्वायर फीट है, तो इसके ऊपर ऑनरशिप बिल्डर की नहीं है, ऑनरशिप फ्लैट ओनर की है। और नॉट ओनली द फ्लैट, जो बाहर का कॉरिडोर है, पार्किंग एरिया है, रोड्स है, स्विमिंग पूल है, जितनी भी अमेनिटीज बनती है, पार्क है, उन सब पे प्रॉपर ओनरशिप फ्लैट ओनर की होती है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज की हम बात करें तो इसे यूडीएस कहते हैं हम, अनडिवाइडेड शेयर। ये अनडिवाइडेड शेयर होता है। और अगर मैं इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करूं, तो अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, मुंबई, नासिक, पुणे, वो एक ऐसी लोकेशन है जहां पे अब रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर फ्लैट आ गए हैं। आज से जो 40-50 साल पहले बने हैं, क्योंकि तब की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और आज की कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। आज हम ये मान के चलते हैं कि चलो किसी बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, उस समय कम हुआ करती थी। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट रेनोवेशन में आए हैं, उनके अंदर फ़र्क क्या होता है, आज हम किसी घर के अंदर रहते हैं तो हमें भी उसे रेनोवेट करना पड़ता है। हम उसकी एक लाइफ मान के चलते हैं, चाहे वो 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 70 साल के बाद हमें उसे रेनोवेट करना ही पड़ेगा। फ्लैट में डिफरेंट क्या होता है कि रेनोवेट होता है, बट उसके अंदर टेक्निकल टीम्स बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। कंसल्टेंसी टीम हायर होती है जो पूरा प्रोजेक्ट को रेनोवेट, डिसमेंटल करके दोबारा बनाने की ड्राइंग रिलीज करती है। टेंडर्स निकलते हैं, टेंडर निकलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जो फैमिलीज यहाँ पे होती है वो शिफ्ट हो जाती है 2 साल के लिए यहाँ से बाहर। उस 2 साल में कॉन्ट्रैक्टर को वापस से इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। और रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद वो क्या करता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये 9 मंजिल की एक बिल्डिंग है। आज से 50 साल या 70 साल के बाद हमें रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, या मुंबई में क्या कल्चर चल रहा है, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वो 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे। बिल्डर पैसा फ्लैट ओनर से नहीं लेगा, जो उसने एडिशनल फ्लोर डेवलप की है उससे उस पैसे की वो रिकवरी करेगा। और इवन 2 साल जो जितने भी अपार्टमेंट होल्डर्स है वो वहाँ से बाहर रहेंगे तो उन 2 सालों का किराया भी देगा। वो रेंट किस लिए पे करता है, सो दैट कि बिल्डर डिले ना करे
उसके ऊपर एक बैक प्रेशर जनरेटेड रहेगा कि 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। इवन कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है, सुना है कि वो 20% एक्स्ट्रा लैंड भी देते हैं। सपोज आपका फ्लैट 1400 स्क्वायर फीट का है तो आपको 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा। तो ऐसा भी होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता कि हवा और जमीन, मतलब जमीन आपकी नहीं है, सिर्फ हवा है, तो ऐसा नहीं है। लीगल है ये, रजिस्ट्री के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसमें आपका शेयर भी होता है लैंड के अंदर। इंटरनेट पे एक मूवमेंट चल पड़ी है कि लिव इन अ रेंटेड स्पेस और वो पैसा कहीं और पे इन्वेस्ट करो। आजकल कुछ ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो कहते हैं अपना घर नहीं होना चाहिए, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर हाउस एंड जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उससे कम में तो आप रेंट पे के रह सकते हो, तो वाई टू बी इन अ बर्डन इफ यू लिव इन अ मेट्रो सिटी। दो आई डोंट एग्री विद दिस, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा चलती है। कुछ एक फिनेंस के डाटाज हैं जो मैंने कभी स्टडी किए थे कि गोल्ड का जितना रिजर्व इंडिया के पास है, या फिर अगर इंडिया की जितनी भी हमारी हाउसवाइफ्स है अगर वो सारा गोल्ड निकाल देना तो इंडिया सुपर पावर बन सकता है आज की डेट में। कहीं ना कहीं गोल्ड के साथ ना उनका इमोशनल कनेक्ट है। सेम वे के अंदर घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम फिनेंशियल टर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। घर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। घर के साथ वो जब अपना घर बाय करता है ना तो उसके बहुत सारे ड्रीम्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारी ऐसी जनरेशन्स, अब नई जनरेशन्स के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है कि फिनेंस एक्सपेक्ट पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं उस पर इतना इन्वेस्ट क्यों करूं, पर मेजोरिटी इस चीज़ पर भी है कि वो इमोशनली कनेक्टेड है। वो एक घर रखना चाहते हैं और वो सपनों का घर ही बनाना चाहते हैं। वो रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना खुद के घर के अंदर फील करते हैं। अगर मैं कोई फ्लैट बाय कर रहा हूँ तो मैं लोकेशन देखता हूँ, मैं उसका एरिया देखता हूँ, और ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर्स लोगों से चीट कर सकते हैं, या ऐसी जो हिडन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा जब भी हम कोई फ्लैट बाय कर रहे हैं? आयुष जी, जब भी हम फ्लैट बाय करते हैं ना, क्योंकि जब हमने इस सोसाइटी को डेवलप करने का प्लान किया था तो रिसर्च बहुत किया था हमने मार्केट के अंदर। हम मेट्रो सिटीज़ में गए, हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी, कौन सी सक्सेस सोसाइटी है, कौन सी फेल्ड सोसाइटीज़ हैं, हमने उनके सब प्रो एंड कॉन्स को चेक किया। देन वी गोट टू नो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको रिव्यू किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, अमेनिटीज़ क्या है, सोसाइटी क्या अमेनिटीज़ दे रही है, फैसिलिटीज़ क्या दे रही है। नंबर 2 है क्या मेंटेनेंस फंड वहाँ पे है या नहीं है। मेंटेनेंस फंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है। आप कितनी भी बड़ी सोसाइटी बना दो, अगर वो मेंटेन्ड नहीं है ना तो 3 महीने 4 महीने के बाद इट इज़ लाइक अ हेल ओनली। वहाँ पे रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि आप अपना फ्लैट क्लीन कर लोगे पर बाहर का कॉरिडोर कोई भी बाहर क्लीन करने नहीं आएगा, वो मेंटेनेंस फंड से मैनेज होगा। आपने कितना भी स्विमिंग पूल बड़ा बना दिया, बट अगर वो मेंटेन्ड और मैनेज्ड नहीं है ना तो वो पूरे अपार्टमेंट की लुक को ही ख़राब कर देगा। तो मेरे ख्याल से जो देखने वाली चीज़ है अमेनिटीज़ क्या है, किस स्टैंडर्ड्स के लोग वहाँ पे रहते हैं, और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोसाइटी मेंटेन्ड है या नहीं है। सो जो मेंटेनेंस फंड होता है वो क्लाइंट की पॉकेट से हर मंथली जाता है या इज इट इंक्लूडेड इन द बाइंग प्राइस? नहीं, वो बाइंग प्राइस में इंक्लूड नहीं होता। मेंटेनेंस फंड के लिए हम पहले ही एग्रीमेंट के अंदर या एट द टाइम ऑफ सेल हम अपने कस्टमर्स को बता के चलते हैं कि आपको मेंटेनेंस फंड पे करना होगा। मेंटेनेंस फंड से बहुत सारे एक्सपेंस मीट होते हैं। सपोज सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, गार्डनर की सैलरी, जो कॉमन एरिया जितना भी है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वाटर का बिल आएगा, वो सब मेंटेनेंस फंड से पे होते हैं। मेंटेनेंस फंड के और भी फ़ायदे हैं। मान लेते हैं हम 10 साल के बाद 15 साल के बाद एक माइनर रेनोवेशन करवाते हैं, पूरी बिल्डिंग का पेंट करवाते हैं, तो वो भी मेंटेनेंस फंड से ही पे होता है। इवन मेट्रो सिटीज़ के अंदर मेंटेनेंस फंड को कुछ और नाम दे के और भी वो कलेक्ट करते रहते हैं सो दैट कि सोशल गैदरिंग जितनी भी हो वो भी उसी से ही पे होगी। आज की डेट में आपको किसी कॉलोनी के अंदर कोई सोशल गैदरिंग करनी हो ना तो वो फंड कलेक्ट करना इज़ नॉट अ इजी जॉब, इट इज़ वेरी टिपिकल, आप किसी को भी बोलेंगे। और सोसाइटीज़ में ये सोशल गैदरिंग सक्सेस इसीलिए होती है कि उनके पास मेंटेनेंस फंड है और वो आपने मेंटेनेंस फंड कलेक्ट कर रखा है। सपोज आपके पास 15 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, कितना भी मेंटेनेंस फंड है, वो एक रेगुलेशन बना हुआ है, उस रेगुलेशन के हिसाब से वो डिपॉजिट होता रहेगा। अब स्पेंडिंग जो है वो उतनी नहीं होती है, वो हमेशा एक्सेस रहता ही रहता है जिससे वो सोशल गैदरिंग वाले इवेंट किए जा सकते हैं। सर, बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ के अंदर फॉर हायर फ्लोर्स पीपल पे मोर,
कि मेरे को 26th फ्लोर का ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू 10th फ्लोर। और यहाँ पे मैंने सुना है कि आपने इसके रेट एक तो बराबर रखे हैं एंड पीपल आर ऑप्टिंग फॉर लोअर फ्लोर्स। तो क्या निकल के आ रहा है लोगों के टेम्परामेंट से और कि ऐसा क्यों है? आयुष जी, माया हाइट हमारी एक पहली हाई राइज बिल्डिंग है गंगानगर की, प्रीमियम सोसाइटी जिसे हम कह सकते हैं, और 90% कस्टमर्स लोअर फ्लोर में जाना चाहते हैं। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैं 100% कस्टमर्स पे अटेम्प्ट लेता हूँ कि यू शुड गो फॉर हाई फ्लोर्स। देयर आर फ्यू रीजंस क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ हाई फ्लोर में जाने के। नंबर 1, व्यू। 9th फ्लोर से जो व्यू मिलने वाला है वो उनको 1st और 2nd फ्लोर से नहीं मिलने वाला। नंबर 2 बात, इंसेक्ट्स, मक्खी मच्छर जैसी चीज़ें जो शायद 2 या 3 फ्लोर तक ही ट्रेवल करती है, इससे ज़्यादा ऊपर फ्लाई नहीं करती वो। और नंबर 3, क्लियर इन्वायरमेंट, क्लियर एयर। ये 3 चीज़ों के कारण हम 100% कस्टमर पे अटैम्प्ट लेते हैं। इवन मैं कस्टमर्स को बोलता हूँ, सर आप मेरी बात को मानोगे नहीं, बट फिर भी आई विल टेक अ अटैम्प्ट, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के अंदर जितनी हाई फ्लोर पे हम जाते हैं वहाँ पे रेट हाई होते हैं, जितनी लोअर पे जाएंगे उतने ही कम रेट होंगे। बट उनको क्या फियर रहता है कि इन एनी केस लिफ्ट खराब हो गई तो मैं 9th फ्लोर पे कैसे पहुंचूंगा। फिर हम उनको बताते हैं सर ऐसा नहीं है, हम ओटिस की लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 लिफ्ट है, लिफ्ट ब्रेक डाउन नहीं होगी, आप उस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बट डिस्पाइट ऑल अटेम्प्ट आई हैव सीन मोर देन 90% कस्टमर जो मैच्योर होते हैं वो वापस से 1st, 2nd, 3rd पे जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी। और ये अभी सोसाइटी, ये फ्लैट कल्चर गंगानगर में स्टार्ट हुआ है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद लोगों का थॉट चेंज होगा और फिर अकॉर्डिंगली वो हाई फ्लोर्स की तरफ जाएंगे। यस सर, कारपेट एरिया एंड बिल्ट अप एरिया में क्या डिफरेंस होता है एक फ्लैट वाली सोसाइटी में? सर, कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया में जो डिफरेंस है, बेसिकली कारपेट एरिया में हम जो वॉल्स के अंदर का एरिया है, सपोज जितनी भी आपके रूम्स की, किचन की, बाथरूम की सब वॉल्स है, या आउटर वॉल्स हम जो भी हैं, आउटर वॉल्स के अंदर का जो एरिया है उसको हम कारपेट एरिया मानते हैं। और इसके अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं, बालकनी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, कॉरिडोर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और सुपर जो बिल्डअप एरिया होता है उसमें हम एंटायर प्रोजेक्ट की लैंड को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हम बालकनी भी इंक्लूड करेंगे, हम लॉबी भी इंक्लूड करेंगे। लॉबी तो ओवरऑल वैसे भी इंक्लूड होगी, जो बाहर का कॉरिडोर है वो भी इंक्लूड करेंगे। एंटायर प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स, दैट इज कॉल्ड सुपर बिल्डअप एरिया। कारपेट एरिया आपको इनर साइड में कितना एरिया मिल रहा है, जो क्लाइंट पेमेंट करता है वो कारपेट एरिया की करेगा या सुपर बिल्टअप एरिया की करेगा? कारपेट एरिया की। यस, दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैंने जयपुर और गुड़गांव 3 जगह हाई राइज बिल्डिंग्स देखने के लिए अलग अलग डेवलपर से वैसे मीटिंग की थी कि दैट आई हैव टू बाय अ फ्लैट। वहां पे देयर वाज अ कल्चर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कारपेट एरिया एंड बिल्टअप एरिया। सर, वो क्या है ना, आपने जो भी डिफाइन कर रखा है आपको वहाँ पे क्लैरिटी देनी पड़ेगी। बेसिकली बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया के अंदर 30% का डिफरेंस रहता है, 30% अप एंड डाउन रहेंगे। सुपर बिल्डअप एरिया जो है वो ज़्यादा रहेगा, बिल्डअप कारपेट एरिया कम रहेगा। अब बिल्डर ने उसको किस तरह से अपने रेरा एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, अकॉर्डिंगली ही वो उसको सेल कर सकता है। कस्टमर को हर चीज़ की क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस रेट में फ्लैट सेल कर रहे हैं। सपोज आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे फ्लैट जो सेल होते हैं वो रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, वहाँ पे इंटायर फ्लैट की अमाउंट देखी जाती है कि कितने में वो फ्लैट मिल रहा है। वहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है कि 3,000 रुपये स्क्वायर फीट, 4,000 रुपये स्क्वायर फीट या 5,000 रुपये स्क्वायर फीट, और उसी हिसाब से स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करके फ्लैट की कॉस्ट निकलती है। किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हमें उसके शुरू में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड में करना चाहिए या एंड में करना चाहिए, और इसका सिलेक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ? इट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी के रेज। ये स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री है, आप बिगनिंग में करेंगे आपको इन्वेंट्री सस्ते रेट में मिलेगी, आप मिड में जाएंगे थोड़ी महंगी मिलेगी, आप बिल्कुल एज पे लेंगे आपको एक्सपेंसिव मिलेगी। विज़न डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं, आपको फ्लैट में इन्वेस्ट करना है या आप अपना घर बना रहे हैं, तब तो आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद ही बाय करेंगे। अगर इन्वेस्टर है तो आपका विज़न ही अलग है, आप वहाँ पे ये देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी से मुझे अप्रिशिएशन कितना मिल सकता है, अकॉर्डिंगली आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि रियल एस्टेट मार्केट ग्रो कर रही है या उसमें डाउनफॉल चल रहा है। सर, बहुत बार हमने सुना है कि शुरू में बहुत लोग अपनी पेमेंट्स दे देते हैं, लास्ट तक उन्हें पोजेशन नहीं मिलता। रिसेंटली नोएडा के अंदर बहुत बड़े डेवलपर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनके फ्लैट्स का पोजेशन नहीं मिला जिन लोगों ने बाय किया था। तो टचवुड गंगानगर में ऐसा अभी तक कुछ नहीं है,
इन केस कभी कुछ होता है तो क्लाइंट क्या कर सकता है, या बिफोर इन्वेस्टिंग उसे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी मेरे को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरे फंड्स ना फंसें कभी भी? आयुष जी, बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था कि बिल्डर्स बहुत सारी चीज़ें दिखा के फ्लैट को सेल कर देते थे और वो बिल्डिंग भी नहीं बनती थी, ऐसा भी होता था। उसके बाद आया रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। रेरा इज़ अ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब बिल्डर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ओके। एक कस्टमर जो बिल्डर को पैसा देता है वो डायरेक्टली बिल्डर्स के बैंक अकाउंट में नहीं जाता, इट गोज टू रेरा अकाउंट। इट्स अ जॉइंट अकाउंट ऑफ माया हाइट्स एंड रेरा। ओके। उस जॉइंट अकाउंट में जाएगा। सपोज अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं पेमेंट का, तो मुझे आप जैसा घर बनाते हो तो 10 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, सेम वे के अंदर मुझे भी 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है। 10 या 11 इंस्टॉलमेंट है, वो मुझे रेरा एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी पड़ती है कि मुझे कब कब 10% पैसा रिलीज होगा। और वो पैसा रिलीज होता है, सपोज मैंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर ली, थर्ड फ्लोर कर ली, फिफ्थ फ्लोर कर ली, सेवन्थ कर ली, नाइन्थ कर ली, और उसके बाद मैंने फ्लोरिंग कर दी है, और उसके बाद पोजेशन, तो अकॉर्डिंगली वो डिवाइड है। अगर मैंने 7th फ्लोर कंस्ट्रक्ट ही नहीं की है तो मुझे किसी भी फ्लैट ऑनर से वो शेड्यूल की पेमेंट नहीं रिलीज होगी। पेमेंट रिलीज ही उस शेड्यूल के हिसाब से होती है जिस शेड्यूल से मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। फिर तो जो पैसा फ्लैट safe ओनर्स हैं उनकी पेमेंट यस। बिल्कुल और safe है। उसके बाद भी अगर जो डिस्क्राइब टाइम दिया है बिल्डर ने, अगर उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं कर पाता तो बिल्डर के लिए बहुत बर्डन है उसमें भी। रेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और रेरा के अंडर में बिल्डर के ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि उसको अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना ज़रूरी है और पोजीशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंगानगर में आप माया हाइट्स हाई राइज लेकर आए हो, डू यू सी बिकमिंग इट लाइक गुड़गांव? गंगानगर बहुत ग्रोइंग सिटी है आयुष जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा हाई राइज बिल्डिंग लाने के पीछे बहुत विज़न एक अच्छा था कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मैंने एक कंपोनेंट, जैसा आपको पहले बताया कि एक सोशल गैदरिंग वाला जो एक है सोसाइटी है, एक फैमिली है, उसके अलावा और भी बहुत कंपोनेंट है, जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, गेटेड सोसाइटी है। अब गेटेड सोसाइटी में क्या है, माया हाइट में हम एक माई गेट ऐप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें सोसाइटी में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी अनटिल और अनलेस उसके पास इनविटेशन नहीं होगा। दैट इज वेरी सिक्योर। ये डीएलएफ सोसाइटीज़ में यूज़ होता है। इट टेक मैक्सिमम 10 to 12 सेकेंड। अगर आपने मुझे इनवाइट करना है तो आपको पहले मुझे एक इनविटेशन भेजना पड़ेगा। वो इनविटेशन लगभग 10 से 15 सेकंड लगते हैं मेरे पास आने में, और वो इनविटेशन जब मैं सिक्योरिटी गार्ड को दिखाऊंगा तो वो उसमें ओटीपी उस ऐप के अंदर डालेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि किस फ्लैट में किन से मिलने आए, और उसके बाद ही वो मुझे एंटर करने देगा इस सोसाइटी के अंदर। नंबर 2, हमारा एक सोशल एक नेचर है कि हम चलते फिरते किसी से भी मिलने जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ मैं माया हाइट के सामने से निकल रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं आयुष जी से मिल लेता हूँ, चलो। अब इस सिनेरियो में इनविटेशन मेरे पास है नहीं, तो मैं आयुष जी से कैसे कनेक्ट करूंगा, कैसे मिलूंगा? तो उसके लिए माई गेट ऐप एक बहुत अच्छा टूल देती है। सिक्योरिटी गार्ड मेरी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, फ्लैट नंबर पूछेगा, उसे भी लगभग 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे। वो सारी जैसे ही डिटेल सबमिट कर देगा, आपके पास एक इन्विटेशन आएगा फ़ोटोग्राफ के साथ। आपने अप्रूव किया तो वो मुझे एंट्री देगा, अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो वो मुझे एंट्री नहीं देगा। This is very amazing. मतलब safety and security aspect से me and my family is totally safe. आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बिल्कुल सेफ है। आप 15 दिन के लिए फ्लैट पे लॉक लगा के गए हो, आपको किसी तरह की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल गैदरिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमेनिटीज़, मैं अमेनिटीज़ की बात भी कर लेता हूँ, चलो। स्विमिंग पूल बनाना मुश्किल नहीं है, इट कॉस्ट समवेयर बिटवीन 30 to 60 लाख रुपीज़। पॉइंट है उसको मेंटेन करना। आप घर में स्विमिंग पूल को मेंटेन नहीं कर सकते, गार्डन नहीं मेंटेन होता, नहीं हो सकता। ये सोसाइटी में मेंटेन हो सकता है, और आपके पास ऑनरशिप होती है उसकी। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग पूल कमर्शियलाइज है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के लोगों का एक्सेस नहीं होता। जो 125 फैमिली यहाँ पे रहने वाली है, उनकी ऑनरशिप है उस स्विमिंग पूल के ऊपर। यहाँ जो जिम बनने वाला है, इंडोर गेम्स बनने वाले हैं, उन सब पे जो ऑनरशिप है, जैसे कि आपने बोला कि ना तो ज़मीन मेरी है ना आसमान मेरा है या हवा में फ्लैट है, ऐसा नहीं है। सिर्फ फ्लैट नहीं, उस स्विमिंग पूल के ऊपर भी लीगली ऑनरशिप है आपकी, उस इंडोर गेम्स के अंदर भी लीगली ऑनरशिप है आपकी। ये सब चीज़ें मैनेज और कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी और अपार्टमेंट कल्चर के अंदर हो सकती है। इंडिपेंडेंट विलास के अंदर और कॉलोनीज के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो
इसका कंक्लूजन ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आफ्टर द डेवलपर सेल्स इट गेट्स टोटली ट्रांसफर टू द होम ओनर। यस, ऐसा नहीं है कि बिल्डर की है और हम उसके अंदर रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे खुद के अंदर था इस इंटरव्यू से जस्ट पहले। आयुष जी, जब आप 10-12 साल के लिए किसी घर को रेंट पे लेते हैं ना, तो भी निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो रजिस्ट्री और ओनरशिप है आपकी। बिल्कुल। तो किसी भी बिल्डर की कोई भी नहीं है कि वो लीगल, और जो रजिस्ट्री होती है ना, प्रॉपर रजिस्ट्री है, जैसे लैंड की रजिस्ट्री होती है। आप जानते हो, मे बी मैं यहाँ पे कुछ गलत भी हूँ, तो शायद मैंने सुना था कि जो रजिस्ट्री हुआ करती है वो 90 साल या 100 साल के लिए होती है। हाँ, उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज फ्री होल्ड, अदर इज लीज होल्ड। लीज होल्ड इज फॉर around 90 to 99 years and freehold is permanently yours। हाँ, वो यूआईटी के अंदर अलग अलग चलता है। हाँ, बट फिर भी वो उसी की ओनरशिप रहती है जिसका है, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो फ्लैट कल्चर के अंदर तो कंप्लीट ओनरशिप, प्रॉपर रजिस्ट्री, हर चीज़ वही होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें लैंड की ओनरशिप बिल्डर की है और सिर्फ फ्लैट जो हवा में है वो उस ओनर का है, ऐसा नहीं है। तो अब आपने 5 बिजनेस बना लिए हैं और 5 बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं कल कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो what 4 to 5 things I would consider और how would I execute on that? सर, बिजनेस के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है आयुष जी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। कोई भी बिजनेस डे 1 के अंदर सक्सेस नहीं होता, इट टेक टाइम। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, कि बिजनेस को कुछ लोग 3 महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ 9 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करके शट डाउन कर देते हैं। अगर रिटेंशन है ना, तो कोई भी बिजनेस फ्लॉप नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस आपकी डेडिकेशन उसके अंदर नहीं है। तो अगर डेडिकेशन पूरी है आपकी, तो आपको रिटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा। आजकल सर हम ऐसे देखते हैं कि 1 साल में बिलियनियर बन गया, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का कल्चर चल रहा है और चल रहा है। तो इसके कारण कहीं नहीं लगता आपको कि पेशेंस की कमी यूथ के अंदर कम है? पेशेंस की कमी है यूथ के अंदर? नहीं, पेशेंस की कमी नहीं कहेंगे। जो आप बिलियनियर बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मिलियंस में एक बनते हैं, हाईलाइट इतने ज़्यादा होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बनते हैं, मार्केट टर्न अराउंड लेती है, चीज़ें चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो वी डजंट नो कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरह से टर्न अराउंड होगी। और ये तो एक लॉटरी की तरह ही है कि जो बिलियनियर्स बने हैं वो डेफिनेटली किस इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री किस फ्लो में थी, किस डायरेक्शंस के अंदर थी। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, बायजूस के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है। तो बड़ा फास्टेस्ट ग्रो किया था उस कंपनी ने, और उसके बाद उसमें डाउनफॉल भी आया, बिकॉज ट्रेडिशनल एजुकेशन के मेथड को आप बदल नहीं सकते हो। पर कोविड ने उसे बूस्ट भी बहुत ज़्यादा दिया था। तो डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है और हमारी डायरेक्शन क्या चल रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बिजनेस का सक्सेस और फेलियर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। सर, आप 5 बिजनेसेस रन करते हो, तो आपको 5 की इन डेप्थ नॉलेज है या डोमेन नॉलेज टू अ स्पेसिफिक लेवल एंड दैट इज हैंड ओवर टू सम अदर पर्सन? क्या है ना आयुष जी, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ भी चीज़ बाय करनी हो ना, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार मेरे पार्टनर माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें कंप्रेशर बाय करने गए थे। तो कंप्रेशर कॉस्ट समवेयर बिटवीन 20,000 रुपीज़। तो हम मार्केट में निकले हुए थे, तो हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कंप्रेशर हमें टेम्परेरी टाइम के लिए चाहिए था, दैट इज़ रिक्वायर फॉर 15 डेज और 20 डेज, हमें प्लांट को पेंट करना था। तो मेरे पार्टनर कहते कि सर अगर हम कंप्रेशर 20,000 रुपये का है, बाय कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हम एक काम करते हैं, हम यूज्ड प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो वो कहते सर आप इतना टाइम उस यूज प्रोडक्ट को ढूंढने में लगाएंगे, इतनी एनर्जी लगाएंगे। मैंने कहा सागर जी नाम है उनका, तो मैंने कहा सर कुछ और नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, लर्निंग मिलेगी। तो हमने एक 12,000 रुपये का सेकेंड हैंड कंप्रेशर बाय किया, और यूज प्रोडक्ट वाले ने ये बोला कि आप मुझे वापस रिटर्न करोगे, मैं 9,000 में ले लूँगा। तो 3,000 रुपये इफेक्टिव मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ी उसकी, और मैं कितने भी टाइम रख सकता था, मेरे पे बाउंडेशन नहीं थी कि मुझे 15 दिन रखना है, 1 महीना रखना है या 3 महीने रखना है। देन आई स्पोक टू सागर जी की सागर जी, पॉइंट ये नहीं है कि हमने इसमें पैसे बचाए 8,000 या 10,000, पॉइंट ये है कि वो एटीट्यूड जो हमारे अंदर आया ना सेविंग का, वो एटीट्यूड आज 8,000 रुपये के लिए ना कल 80,000 के लिए भी रहेगा, और वो 8 लाख के लिए भी रहेगा, और वो 80 लाख के लिए भी रहेगा। दैट नीड टू बी डेवलप। और कंप्रेशर की जितनी नॉलेज इस रिसर्च में आपने ले ली है ना, वो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप। तो
डाइवर्सिफाई इंडस्ट्री के अंदर हम हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, उसको समझते हैं। उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे, और अगर हमारे पास उसकी नॉलेज है तो फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस भी बहुत होगा, फिर हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से और क्वालिटी तरीके से हम उसको रन कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कितना टाइम मानते हो आपकी, इतना टाइम हमें कम से कम देना चाहिए? मैं मिनिमम 2 साल मान के चलता हूँ सर। 2 साल से पहले मैं नहीं मानता कि बिजनेस आपका सक्सेस होगा। बहुत सारे केसेस है जिनके अंदर सक्सेस भी हो जाता है, हम ब्रेक इवन को बहुत पहले भी क्रॉस कर लेते हैं। मिनिमम साइड में ये मान के चलता हूँ कि 2 महीने और आपकी रिटेंशन कम से कम, रिटेंशन जो है वो कम से कम 3 से 3.5 साल की होनी चाहिए। उससे पहले पहले आप किसी भी हाल में ये एक्सपेक्ट मत करके चलो कि आपको प्रॉफिट आएगा। तो किसी भी बिजनेस के अंदर मुझे ये लगता है कि मिनिमम 2 साल की रिटेंशन हमें चाहिए। हम उसको 3.5 साल 4 साल मान के चले तो बेटर है। सक्सेस होता ही होता है, पर हम ये समझे कि 2 साल से पहले सक्सेस होगा, बहुत लेस पॉसिबिलिटीज़ है, बट सक्सेस होते हैं बिजनेस। ऐसी बात नहीं कि 2 साल से पहले सक्सेस नहीं होते। सर, जब आप 126 फ्लैट्स के लिए बल्क बाइंग कर रहे हैं हर प्रोडक्ट की, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फीट ड्रास्टिकली कम आ जाता है एज कम्पेयर टू अगर कोई एक घर बना रहे हैं। तो क्या ये बेनिफिट फिर डायरेक्टली टू दी होम बायर ट्रांसफर हो जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी कम आई है? आयुष जी, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बिल्डर का विज़न क्या है, वो क्वालिटी कंसर्न है या नहीं है। अगर मैं हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं या हमारे बारे में बात करूं तो हम क्वालिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, हम प्रोडक्ट कंसर्न बहुत ज़्यादा है, हम ब्रांड को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। डोर फ्रेम हमने एल्स्टोन के यूज़ किए हैं, कंसील टैंक की बात करें तो हमने वेगा के यूज़ किए हैं। उसके अलावा अगर किसी भी प्रोडक्ट, अगर हम स्विचेस की बात करें तो हमने LNT के यूज़ किए हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और हमने ये चीज़ देखी है, अगर आप कंपनी के साथ बैठ के बल्क बाइंग करते हैं तो रेट आप किसी भी लेवल तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सर, जब हमने कंसील टैंक सप्लाई किए थे माया हाइट्स में, तो जो रेट हमें आए थे वो आज तक नहीं आए हुए। नहीं है, वो बल्क बाइंग की पावर है सर, क्योंकि उसके डबल बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, अगर मुझे विएगा के साथ बैठ के डील करनी है तो मैं कंपनी वाले के सामने बैठ के डील करूंगा। वो ऐसा नहीं है कि मुझे रेट्स में बेनिफिट मिलेगा, उसका काउंटर बेनिफिट विएगा भी लेगा। विएगा कैसे लेगा? वो ये मार्केटिंग करेगा कि माया हाइट के अंदर कंसील टैंक जितने भी लगे हैं वो विएगा के लगे हैं। तो वो डबल बेनिफिट है, उसे भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है। मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता सर। विएगा आप जानते हैं टॉप ब्रांड्स के अंदर आता है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो हमने प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। थैंक यू सो मच नवीन सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम और इतनी वैल्यू दी है इस पॉडकास्ट में। आई होप गंगानगर नहीं, पूरे इंडिया के लोगों को रियल एस्टेट और बिजनेस में बहुत कुछ इंसाइट्स मिलेंगी इसके अंदर। एंड डेफिनेटली आज मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज होकर जा रहा है यहाँ से कि इफ आई एम बाइंग अ फ्लैट, आई एम टोटली सिक्योर ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। थैंक यू वेरी मच आयुष जी। मैं थोड़ा सरप्राइज था, थोड़ा स्केर्ड भी था। पहला पॉडकास्ट है मेरा और आपने इनवाइट किया, आपने कॉल किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।